नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न है वह 3 मार्क्स वाला प्रश्न है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना। ये सेट हमारा 1 है, इससे 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का 3 सेट आएगा, जिसमें से एक एग्जाम में आएगा, तो आप लोग जरूर देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी को क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है कि देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार और निराशा का कारण पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना, और 2024 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। चलिए बिना देरी के इसका जो आंसर है, हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो देवसेना की हार और दुख का सबसे बड़ा कारण उसका अधूरा प्यार और अकेलापन है। वह स्कंदगुप्त से सच्चा दिल से चाहती थी, लेकिन उस समय स्कंदगुप्त विजया को पसंद करता था। देखिए, कह रहा है कि देवसेना के हार और निराशा का जो सबसे बड़ा कारण है उसका अधूरा प्यार है और अकेलापन। वह जो स्कंदगुप्त था उससे सच्चे दिल से चाहती थी, लेकिन उस समय जो है स्कंदगुप्त विजया को पसंद करती थी। ठीक, दुश्मनों ने हमले में उसका भाई पूरा परिवार मर गया, ठीक ना। दुश्मनों ने जो हमला किया तो उसमें उसका भाई और उसका पूरा परिवार जो है मर गया, जिससे वह दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और मुसीबतों से लड़ते हुए बिताई, अतः उसे हुआ कि उसने झूठी उम्मीदों में अपना पूरा जीवन बता दिया, इसलिए वह दुख को हारा हुआ मानती है, खुद को क्या हारा हुआ मानती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये भी ठीक ना आ सकता है। प्रश्न है हमारा, कवि ने जो है आशा को बावली क्यों कहा है। कवि ने जो है आशा को बावली क्यों कहा है, तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। कवि ने जो है आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि यह इंसान को झूठे सपने दिखाती है और भ्रम में रखती है। देखिए, बोल रहा है कि कवि ने जो आशा को इसलिए बावली कहा है, यानी बावली का मतलब है पगली। पगली इसलिए कहा है क्योंकि जो है इंसान को झूठे सपने दिखाती और भ्रम में रखती है। ये आशा के सहारे इंसान क्या है, मुश्किल समय से काट लेता है, मुश्किल समय जो है काट लेता है इंसान, लेकिन अक्सर किसी चीज को पाने की उम्मीद में वो अपना सब कुछ गंवा देता है। देवसेना ने भी स्कंदगुप्त के प्रेम की उम्मीद में अपना पूरी जवानी और खुशियां क्या खो दी। आशा बहुत चंचल होती है और कभी एक जगह नहीं टिकती, इसलिए कवि ने इसे बावली कहा है। ये कह रहा है कि देवसेना जो थी वह भी स्कंदगुप्त से प्रेम की उम्मीद में पूरी जिंदगी क्या बिता दिया, लेकिन उसको नहीं मिला। आशा क्या होता है, अब कवि बोल रहा है कि आशा जो होती है वो बहुत ही चंचल होती है और एक जगह कभी नहीं टिकती है, इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि देवसेना ने स्वयं को भ्रमवश वेदना पाने वाली क्यों कहा। देवसेना ने जो है स्वयं को भ्रमवश वेदना पाने वाली क्यों कहा, तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो देवसेना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी पूरी जवानी जो इस भ्रम में, गलतफहमी में बिता दी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है। देखिए, देवसेना इसलिए कह रहा है कि अपने पूरी जो जीवन था वो ये गलतफहमी में बिता दिया कि स्कंदगुप्त भी उससे प्रेम करता है। उसे अपना लग लेने का इसी झूठी उम्मीदों में उसने अपनी जो सारी खुशियाँ और सपनों को क्या कुर्बान कर दिए। अंत में जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसने जो भ्रम में जीकर सिर्फ दर्द यानी वेदना ही कमाई है। उसने प्यार की चाहत में सब कुछ अपना कुछ लुटा दिया, जिसका उसे अब पछतावा हो रहा है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना, कि कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई। चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उनकी बेटी सरोज के शादी के जोड़े में बिल्कुल अपनी मां जैसी लग रही थी।
सरोज के विवाह जो सरोज के रूप में रंग में कभी अपनी पत्नी की झलक दिखाई दी, और सरोज के रूप रंग में जो है कवि को अपनी पत्नी दिखाई दी। साथ ही बेटी की शादी जैसे शुभ मौके पर माँ का पास ना होना कवि को क्या बहुत खलल रहा था, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आई। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। ठीक है, कवि ने जो है अपनी पुत्री का जो तर्पण है, यह क्वेश्चन जो है 2 और 3 दोनों मार्क्स में पूछे जा सकते हैं जितने इसमें प्रश्न है। ठीक, चलिए इसका भी उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में बताते हैं। कवि निराला ने अपनी बेटी का तर्पण पारंपरिक तरीकों से नहीं किया, पारंपरिक जो तरीका होता है उससे नहीं किया था। उन्होंने अपने जीवन भर के सारे अच्छे कर्मों को पुनः अपनी बेटी को सौंप दिया, और कवि का जो पूरे जीवन का जितने भी अच्छे सारे कर्म थे वो अपने बेटी को सौंप दिया। कवि चाहते थे कि उनके अच्छे कर्मों का फल उनकी बेटी की आत्मा को मिले ताकि उसे शांति मिल सके। यह एक पिता का अपने बेटी के लिए सबसे बड़ा और अनोखा दान था। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा कि ठग ठाकुरों से कवि का किसके ओर संकेत था। तो ठग ठाकुरों से जो है कवि का संकेत देख लेते किसके ओर है। चलिए इसका उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो ठग ठाकुरों से जो है कवि का इशारा समाज के धोखेबाज और ताकतवर लोगों की तरफ है जो आम जनता को लूटते हैं। इसमें भ्रष्ट नेता, जमींदार, मालिक और ढोंगी धर्मगुरु शामिल है। देखिए, ठग ठाकुरों से कवि का इशारा जो है समाज के उस धोखेबाज लोग है जो ताकतवर लोगों की तरफ है जो कि आम लोगों को लूटता है, जैसे कि भ्रष्ट नेता हो सकता है, अमीर जो जमींदार है वो, मालिक, ढोंगी जो धर्मगुरु है वो। ये लोग अपनी सत्ता और पैसा के दम पर गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। सरोज का जो विवाह है वह अन्य विवाह से किस प्रकार अलग था। चलिए देखते हैं इसका आंसर सरल और इजी लैंग्वेज में। सरोज का विवाह अन्य विवाह से बिल्कुल अलग और सादी तरीके से भरा था। इस शादी में ना तो कोई रिश्तेदार बुलाए गए थे, ना ही कोई गाना बजाया या शोर शराबा हुआ था। देखिए, सरोज का जब विवाह हुआ था बहुत ही शांत और सादा तरीके से हुआ था। इस शादी में ना तो किसी के रिश्तेदार को बुलाया गया था, ना आस पड़ोस किसी को भी नहीं यहाँ पे गाना बजाया गया, नहीं शोर शराबा हुआ। यहाँ तक कि शादी के पारंपरिक जो गीत होते हैं वो भी नहीं गाया गया था। यह विवाह पूरी तरह शांत माहौल में हुआ। माँ के ना होने के कारण पिता निराला जी ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया और बिना किसी दिखावे के नई पद्धति से यह विवाह क्या हो गया, संपन्न किया। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि गीत और मोती की सार्थकता किसे जुड़ी है। यह क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स में पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक ना, ये अगले साल 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गीत और मोती का महत्व तभी है जब वे दोनों दुनिया के सामने आए। देखिए बोल रहा है कि गीत और मोती का जो महत्व है वो तभी है जब क्या दुनिया के सामने आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला बात कहें गीत का असली मतलब तभी है जब उसे गाया जाए। गीत का सही बात है कि गीत का असली मतलब तभी होगा जब उसे गाया जाएगा और सुना जाएगा। अगर गीत नहीं गाया जाए तो वह बेकार है। समाज के सुनने पर ही गीत का क्या सार्थक यानी सफल होता है। वही बात की जाए मोती की कीमत तभी है जब गोताखोर उसे समुद्र की गहराई से बाहर लाए। समुद्र के अंदर छिपे रहने पर मोती का क्या कोई महत्व नहीं है। जब वह बाहर आता है तभी उसकी असली कीमत पता चलती है। देखिए बोल रहा है कि मोती का कीमत तभी है जब गोताखोर समुद्र के अंदर से उसे बाहर निकाले, दुनिया के सामने लाए। अगर समुद्र में ही रह जाएगा तो उसका क्या महत्व रहेगा, कोई महत्व नहीं है। ठीक ना, बाहर आएगा तभी तो पता चलेगा उसका कीमत कितना है, क्या चल। ठीक, अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई
ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।